हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस। लास्ट पार्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्स, यानी सिक्योरिटी एक्स के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं, जिसमें कि उन्होंने हमें इक्विलिब्रियम रिटर्न बताया है, मार्केट रिटर्न बताया। चलो इक्विलिब्रियम रिटर्न अभी के लिए छोड़ दो, बट मार्केट रिटर्न क्या होता है वो हमें पता है, दिस इज़ RM, राइट। और क्या बताया है, 7% ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडिंग एट $140, यानी इन्होंने क्या बोला आपको, एक ट्रेजरी बॉन्ड है जिसका कि कूपन रेट है 7% का, कितने पे ट्रेड हो रहा है उसका प्राइस गिवन है, राइट। कुछ समझ नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। कोवेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न, यानी कि आपको कोवेरिएंस बताया है ऑफ दिस सिक्योरिटी एक्स एंड दी मार्केट, ठीक है। कितना दिया है, 225। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको गिवन है, यानी आपको R गिवन है 0.75, ठीक है। एक चीज़ सोचने वाली बात है, को रिलेशन के बारे में बात हो रही है, दिस मीन्स रिलेशन गिवन होगा ऑफ अ सिक्योरिटी विद अनदर सिक्योरिटी, या फिर गिवन होगा एज अ सिक्योरिटी विद द मार्केट, ठीक है। एज सच क्वेश्चन में कोई दूसरी सिक्योरिटी तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, दिस मीन्स ये को रिलेशन किसके साथ गिवन है आपको, मार्केट के साथ, राइट। यानी कि एक तो हमें पता चल गया कोवेरिएंस ऑफ एक्स विद द मार्केट, और हमें पता चल गया को रिलेशन ऑफ एक्स विद द मार्केट, राइट। अब हमें दो इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई, ये इक्विलिब्रियम रिटर्न क्या होता है और ये ट्रेजरी बॉन्ड जो हमें दिया हुआ है ये डिटेल हमें क्यों मेंशन करके दी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा समझते हैं। लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न। दिस मीन्स आपसे पूछा गया है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है ऑफ द मार्केट एंड दिस सिक्योरिटी, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी एक्स आपको दी हुई है इसका आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और मार्केट में क्या स्टैंडर्ड डेविएशन चल रही है वो भी आपको बताना है, ठीक है। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में आपको जो डेटा गिवन है उससे आप देखोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है। आपको कोवेरिएंस गिवन है, राइट, आपको कोरिलेशन गिवन है, ठीक है। अब आप देखो कोवेरिएंस या कोरिलेशन को मिला के एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न, इन सब का यूज़ करके अगर कोई फॉर्मूला होता था क्या, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकें, पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन होगी इन दैट फॉर्मूला वो हम पुट कर देंगे। जो मिसिंग फिगर्स हैं हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट रिटर्न और सिक्योरिटी रिटर्न, वो हम एज इट इज़ छोड़ देंगे और अमाउंट निकाल लेंगे इन स्टैंडर्ड डेविएशंस का। तो यानी कि हमें क्या करना है, अब हमें सोचना है कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि किस किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, कोवेरिएंस का यूज़ हो रहा है, कोरिलेशन का यूज़ हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट का यूज़ हो रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी रिटर्न का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि बीटा का एक फॉर्मूला होता था जिसमें कि कोवेरिएंस भी यूज़ होता था, ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ व्हाट, सिक्योरिटी विद द मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, यानी कि बीटा के फॉर्मूला में क्या हो रहा था, कोवेरिएंस यूज़ हो रहा था और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट का भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो वो वेरिएंस होता है, राइट। और एक दूसरा फॉर्मूला भी था बीटा का विच वॉज कोरिलेशन लेते थे हम, ठीक है। कोरिलेशन को कैसे मेंशन करते हैं, R से, ठीक है, तो वही लिख लेते हैं यहाँ पे हम अभी, R ऑफ एक्स इन M मल्टीप्लाइड विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, राइट। किसके बराबर आता था, बीटा के, ठीक है। यानी बीटा का ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कि कोवेरिएंस यूज़ हो रहा है, कोरिलेशन यूज़ हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट का यूज़ हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी का यूज़ हो रहा है, राइट। अब आप देखो
मैंने आपसे क्या बोला कि आप पहले ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर सारी की सारी फिगर्स आप पुट कर दो एक्सेप्ट फॉर दी मिसिंग फिगर्स जो कि आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। आपसे पूछा क्या उन्होंने, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। यानी ये तो हमारे पास मिसिंग फिगर्स हो गई, जो मैंने आपको स्क्वायर के अंदर डाल के दी, ये क्या है, ये तो मिसिंग फिगर्स हो गई, राइट। यानी कि आपको इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूलाज हैं दोनों, इसमें आपको बाकी की चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें कोवेरिएंस पता है, कोरिलेशन पता है, क्या नहीं पता है, सिर्फ बीटा। अगर बीटा पता चल जाएगा तो हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकल के आ जाएगी, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट को सेकंड फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ द सिक्योरिटी एक्स वो पता चल जाएगा, ठीक है। यानी अब हमें क्या नहीं पता, बीटा नहीं पता, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देखो, ठीक है। क्वेश्चन में सारी ही इंफॉर्मेशन हमें ऑलमोस्ट समझ में आ गई थी, उनका क्या यूज़ है वो भी हमने देख लिया, कोवेरिएंस कहाँ यूज़ होगा हमें पता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहाँ यूज़ होना है वो भी हमें पता चल गया। प्रॉब्लम इज़ हमें आर एम दिया हुआ था, ठीक है, और ये दो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं समझ में आएगी क्यों दी है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, हमें निकालना है बीटा, आर एम आपको दिया हुआ है, तो क्या आपको याद है कि CAPM का फॉर्मूला यूज़ होता था जिसमें कि आर एम यूज़ होता था और बीटा निकल के आ सकता है उस फॉर्मूला से, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना है, CAPM वाला फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न किसके बराबर होता था, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ठीक है। RM पता है इसमें हमें अभी, ठीक है। अब आप देखिए आपको दिया है इक्विलिब्रियम रिटर्न, ठीक है, यानी हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न भी पता है, राइट। अब क्या नहीं पता पूरे फॉर्मूला में, बीटा तो हमें निकालना ही है इस फॉर्मूला का यूज़ करके, ठीक है। क्या नहीं पता, रिस्क फ्री रिटर्न। अब आप देखो थर्ड इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है इन दिस क्वेश्चन, वो क्या कह रही थी, ट्रेजरी बॉन्ड के बारे में बात कर रही थी। ट्रेजरी बॉन्ड किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, यानी क्या है, रिस्क फ्री है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये चीज़ एज्यूम कर लेंगे कि ट्रेजरी बॉन्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट का है तो रिस्क फ्री है, और रिस्क फ्री है इसलिए जो रिटर्न आ रहा है वो 7% होगा रिस्क फ्री वाला, ठीक है। रिस्क फ्री रिटर्न कितना होगा, 7%। मोस्ट ऑफ़ यू यही सोचोगे कि ऐसा ही होगा, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा आपके दिमाग में यही चीज़ आ रही होगी कि अगर ट्रेजरी बॉन्ड रिस्क फ्री होते हैं तो रिस्क फ्री रेट हो गया 7% का, बट ऐसा नहीं होता। अब अगर आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर कोई बॉन्ड है, ठीक है, वो बॉन्ड पे अगर आपको रेट दिया हुआ है 7% का, दिस इज़ कूपन रेट, ठीक है। ये कोई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, ये यील्ड नहीं है, दोनों रेट अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, किस लिए होते हैं, सारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी थी सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में। पॉइंट क्या है, ये जो आपको 7% दिया हुआ है ना, दिस इज़ दी कूपन रेट जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ऑन दी ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। दिस डजंट मीन कि रिस्क फ्री रेट यही होगा, रिस्क फ्री रेट होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो यील्ड होता है ना, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा किसी पर्सन का, दैट विल बी योर रिस्क फ्री रेट, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो रिस्क फ्री रेट चल रहा होगा उसी रेट पे गवर्नमेंट आपको ट्रेजरी बॉन्ड इशू करके देगी, ठीक है। ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, ठीक है, कि 10% का रेट चल रहा है मार्केट में, राइट, ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी अगर बॉन्ड इशू कर रही है तो वो उसी रेट पे इशू करेगी, वो कम पे भी कर सकती है, ज़्यादा पे भी कर सकती है, ठीक है। इसीलिए हम एडजस्टमेंट करते थे प्राइस में, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। इसीलिए हम बॉन्ड का प्राइस एडजस्ट करते थे कि भाई रेट जो है वो मार्केट में जो चल रहा है उससे कम है, तो हम प्राइस क्या देंगे उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। हम क्या करते थे, प्राइस में एडजस्टमेंट लाते थे, क्योंकि मार्केट के रिटर्न के हिसाब से कंपनी का रिटर्न ऑलवेज मैच नहीं कर सकता, राइट। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि जो रिस्क फ्री रेट चल रहा होगा इन दी मार्केट, गवर्नमेंट उसी रेट पे आपको इशू करके देगी ट्रेजरी बॉन्ड्स, राइट। तो ये ट्रेजरी बॉन्ड का रेट तो 7% है, बट आपको क्या निकालना है, रिस्क फ्री रेट, ठीक है, जो एक्चुअली में मार्केट में चल रहा होगा, यानी इस ट्रेजरी बॉन्ड पे जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा दैट विल बी रिस्क फ्री, ठीक है। क्योंकि बंदे के एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, एक पर्सन है वो ट्रेजरी बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है,
तो एक तरीके से ये बॉन्ड ही है, ठीक है, एक तरीके से तो ये बॉन्ड ही है। बॉन्ड में अगर एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या सोच के इन्वेस्ट करेगा, यही देखेगा ना कि एक्चुअली में रिस्क फ्री रिटर्न चल रहा है मार्केट में 10% का, मान लीजिए, ठीक है, 10% का रेट चल रहा है मार्केट में रिस्क फ्री, ठीक है, और ट्रेजरी बॉन्ड में गवर्नमेंट दे रही है 7%, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो अपनी कैलकुलेशन करेगा और प्राइस पे करेगा, यही करेगा ना, यही करेगा। इस क्वेश्चन में भी क्या है, आपको रिस्क फ्री रेट निकालना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जो पर्सन जाके इन्वेस्ट करेगा अब उस ट्रेजरी बॉन्ड में जो कि ऑलरेडी रिस्क फ्री रेट चल रहा है 10%, बट जो गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है, वो है 7%। अब अगर वो पर्सन जाके कोई पैसा पे करेगा फॉर परचेजिंग दैट ट्रेजरी बॉन्ड्स, तो वो कितना अमाउंट पे करेगा, ठीक है, वो कैसे निकालेगा अमाउंट, अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अमाउंट निकालेगा ना, ठीक है। वो जो आगे आने वाले टाइम में उसे कैश फ्लोज हो रहे होंगे उन्हें प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएगा यूजिंग दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसके लिए क्या होगा, ऑफ कोर्स दैट रिस्क फ्री रेट, क्योंकि वो ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो उसे रिक्वायरमेंट होगी उस ट्रेजरी बॉन्ड में से, उसको जो इंटरेस्ट चाहिए उस ट्रेजरी बॉन्ड से, ठीक है, वो क्या होगा, रिस्क फ्री रेट होगा, ठीक है। यानी आपको निकालना क्या पड़ेगा इस केस में, आप इसे नॉर्मली एक बॉन्ड ट्रीट करो, ठीक है, इसको आप एक नॉर्मली बॉन्ड ट्रीट करो, ठीक है, और इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालो, और वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या बनेगा, रिस्क फ्री, ठीक है। वो रिस्क फ्री क्यों होगा, मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि एक पर्सन वही चीज़ डिमांड करेगा उस ट्रेजरी बॉन्ड से, ठीक है, क्योंकि वो रिस्क फ्री है, तो जो भी उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो क्या होगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ही होगा ना। ज़रूरी नहीं है कि रिस्क फ्री रिटर्न जो चल रहा है उसी रेट पे गवर्नमेंट आपको इशू करके देगी, आपके जो भी टी बिल्स हैं या ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उस रेट पे ज़रूरी नहीं है कि वो इशू करके दे आपको, ठीक है। कमर्शियल बिल्स हैं, कुछ भी है, वो किसी भी रेट पे इशू कर सकते हैं, वो तो आपको प्राइस एडजस्ट करना पड़ेगा ना अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, ठीक है। अब जिन्होंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बॉन्ड्स वाली जो वीडियो थी वो देखी होगी, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत ईजीली कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपसे। मैं सिंपली एक बार और रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। देखो, बॉन्ड में एक पर्सन इन्वेस्ट करता है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12% का, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी इसी रेट पे इशू करे आपको बॉन्ड, वो इशू कर सकती है 13% वाले भी, 10% वाले भी, ठीक है। आपको अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना प्राइस उस बॉन्ड को परचेज़ करने के लिए देने वाले हैं, ठीक है। निकालते कैसे थे, सीख चुके हैं, ठीक है, प्राइस कैसे निकालते थे वो ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब पॉइंट ये है, क्योंकि आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे तो आप मार्केट रेट देखते थे, ठीक है, तो जब आप एक गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आप ऑफ कोर्स रिस्क फ्री रेट ही देखोगे ना। जब उसमें कोई, मेरे को एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में कोई रिस्क ही नहीं है तो आप रिस्क प्रीमियम वाला जो पोर्शन है वो क्यों कंसिडर करोगे वाइल कैलकुलेटिंग योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आप तो उससे जो रिस्क फ्री रिटर्न चल रहा होगा इन दी मार्केट, या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी रिस्क फ्री रिटर्न को लेके, आप वही डिमांड करोगे, ठीक है ना। यानी कि ये जो आप गवर्नमेंट बॉन्ड के केस में अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे, दैट विल बी द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट करता है एक पर्सन, ठीक है ना, वही रिक्वायरमेंट होगी एक पर्सन की फ्रॉम अ गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि रिस्क फ्री है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कैसे निकालते थे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अब आप इसको ट्रीट करो कि एक नॉर्मल बॉन्ड है, ठीक है। नॉर्मल बॉन्ड के केस में आपको निकालना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कैसे निकालते थे, आप मान लीजिए कि आपको इस बॉन्ड का निकालना है प्राइस, ठीक है। प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम लेते थे कैश फ्लो जो कि इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है, परपेचुअल बॉन्ड है, एज सच कोई मैच्योरिटी इसकी दी नहीं है, सिर्फ एक कूपन रेट हमें दिया है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड हुआ, परपेचुअल बॉन्ड हुआ, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए इसमें 7% का कैश फ्लो हमें होता रहेगा। इस केस में जब हम प्राइस निकालते थे तो कैसे निकालते थे, हम लेते थे कैश फ्लो जो कि कंटिन्यू करेगा फॉर दी इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। 7% का कैश फ्लो होगा, किस अमाउंट पे होगा, ऑफ कोर्स जो पार वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, कूपन रेट तो उसी पे मिलता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड है, इसकी जो फेस वैल्यू है वो क्या हो सकती है, $100 हो सकती है, ठीक है। यानी कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसे इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, $7, राइट। अब
हम क्या करते थे, हम निकालते थे प्राइस, ठीक है, जो हमें आज पे करना चाहिए। परपेचुअल बॉन्ड के केस में हम क्या करते थे, हम ये कैश फ्लो उठाते थे, ठीक है, बोलते थे कि इसे ये $7 मिलेंगे हमेशा हमेशा के लिए, तो हम डायरेक्टली क्या करते थे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते थे जो कैश फ्लो होगा हमेशा हमेशा के लिए उसको, और हमारे पास क्या निकल के आ जाता था, प्राइस निकल के आ जाता था, ठीक है। अब प्राइस तो इन्होंने दिया हुआ है $140, ठीक है। इस फॉर्मूला में एक ही चीज़ मिसिंग रह गई, अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। निकल जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कैसे निकलेगा, $7 डिवाइडेड बाय $140, कितना आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 140 कम्स आउट टू 5%, ठीक है, यानी रिस्क फ्री रेट हो गया 5% का, ठीक है। अब मुझे बताओ CAPM के फॉर्मूला में भी आपके पास सारी फिगर्स आ गई एक्सेप्ट फॉर बीटा, ठीक है। अब क्या करोगे, आप सारी फिगर्स पुट करोगे, बीटा निकल के आएगा। अब बीटा के ये 2 फॉर्मूलाज थे, राइट, लेट मी जस्ट क्लियर दिस फॉर यू। देखो बीटा के 2 फॉर्मूलाज थे, राइट। एक फॉर्मूला से आप देखो, इस फॉर्मूला में अगर आप कोवेरिएंस पुट करेंगे, बीटा पुट करेंगे, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकल के आ जाएगा, राइट। और यही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आप उठा के सेकेंड फॉर्मूला में, बीटा के ही सेकेंड फॉर्मूला में आप पुट कर देंगे, तो आपके पास देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता है, बीटा पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आप ऊपर वाले फॉर्मूला से निकाल के लेके आए हो, क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी एक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था, सिंपली आपने कुछ चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश की, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही ट्रिकी पॉइंट था, ये जो रिस्क फ्री रेट वाला था, इसके अलावा मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बहुत ही ईजी थी, क्योंकि कोवेरिएंस दिया है, कोरिलेशन दिया है, तो बीटा का फॉर्मूला हमें पता चला कि बीटा के फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे RM दिया हुआ था तो हमें समझ में आ गया कि बीटा CAPM के फॉर्मूला से निकल के आएगा, और हमें समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम रिटर्न इज़ दी एक्सपेक्टेड रिटर्न। RF हमें पता नहीं था, बस यही एक पॉइंट था कि RF निकालने में आप गलती कर सकते थे, आप 7% को ही रिस्क फ्री रिटर्न कंसिडर कर लेते, ठीक है, तो ये फिर गलती हो जाती, ठीक है ना। रिस्क फ्री रिटर्न निकालने में ही प्रॉब्लम थी, अदरवाइज़ क्वेश्चन बहुत इजी था। फटाफट से एक बार सॉल्यूशन से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी कैलकुलेशन मुझे करानी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, सो दैट मैं आपको उसकी कैलकुलेशन फिर एक अलग वीडियो बना के करवा सकूँ सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमें बीटा निकाल लेना चाहिए ऑफ द सिक्योरिटी एक्स, क्यों निकाल लेना चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, ये सब का यूज़ करके सिर्फ एक बीटा का फॉर्मूला ही होता था, इसलिए बीटा निकालना है, ठीक है। अब बीटा निकालने के लिए इन्होंने कहा रिस्क फ्री रिटर्न निकाल लेते हैं, तो इन्होंने लिया कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस जो है ऑफ द ट्रेजरी बॉन्ड, निकल के आया 5%, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इन्होंने निकाला CAPM के फॉर्मूला से बीटा, बीटा आया 1, ठीक है। इन्होंने उठाए बीटा के फॉर्मूलाज, पहले वाला फॉर्मूला उठाया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आया, दूसरे वाले फार्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पुट किया, कोरिलेशन पुट किया, बीटा की वैल्यू पुट की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी आ गया, ठीक है। आई डोंट थिंक क्वेश्चन में ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट था, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Assuming that shares of ABC Limited and XYZ Limited are correctly priced according to the CAPM model, ठीक है, the expected return from and beta of these shares are as follows, यानी कि आपको एक ABC शेयर दिया है, XYZ शेयर दिया है, आपको उनका बीटा बताया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बता के दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू डेराइव सिक्योरिटी मार्केट लाइन, आपको सिंपली बोला गया है कि इसकी जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है वो निकाल के बता दो, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको डेटा क्या दिया है, ABC XYZ करेक्टली प्राइस हैं CAPM मॉडल के हिसाब से,
एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दे दिया, बीटा आपको दे दिया, आपको सिंपली सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन प्रेजेंट कर। सिक्योरिटी मार्केट लाइन का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी। सिंपली उसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारे पास सिक्योरिटी मार्केट लाइन डराइव हो जाएगी, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में है क्या, अब आप देखो, सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ठीक है, क्या फॉर्मूला था उसका, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी पुट करनी होती थी हमें, आर एम माइनस आर एफ एंड आर एफ। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखो तो क्वेश्चन में आपको फिगर्स मेंशन करके दी हैं ऑफ बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। पुट किसकी वैल्यू करनी है, आर एम माइनस आर एफ की और आर एफ की, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो पुट ही नहीं करना, बीटा भी पुट ही नहीं करना सिक्योरिटी मार्केट लाइन प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। यानी दोनों ही इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है अगर सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमें प्रेजेंट करनी पड़े डायरेक्टली, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, आर एम माइनस आर एफ चाहिए एंड आर एफ चाहिए, ठीक है। अब आप देखो आपको करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सिंपली आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी आर एम माइनस आर एफ की, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब आप देखो, एक इक्वेशन तो आप बना लेंगे यूजिंग ए बी सी, दूसरी इक्वेशन आप बना लेंगे यूजिंग एक्स वाई जेड का डेटा, ठीक है। दो इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व करोगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी सी के लिए आपको डेटा दिया है, क्या डेटा दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ व्हाट 19.8%, बीटा इज़ 1.2, यानी क्या बनेगा 19.8% इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इज़ व्हाट 1.2, राइट, 1.2 आर एम माइनस आर एफ। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हुई इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आप बनाएंगे एक्स वाई जी का डेटा यूज़ करके। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मार्केट प्रीमियम रिस्क फ्री तो सभी के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। मार्केट का रिटर्न तो चेंज नहीं हो जाएगा हर एक सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। रिस्क फ्री रिटर्न भी चेंज नहीं हो जाएगा हर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो आर एम माइनस आर एफ तो दोनों ही सिक्योरिटी के लिए सेम है, ठीक है। यानी कि हम अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं दो सिक्योरिटीज़ का डेटा यूज़ करके और आर एम माइनस आर एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आपको बोला है 17.1 है, आर एफ है प्लस बीटा इज़ व्हाट 0.9 है आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। दिस इज़ योर इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैंने आपको सॉल्व करने के लिए क्या बोला था कि आपको फिगर्स कैंसिल आउट करनी पड़ेंगी तभी जाके आपके पास अमाउंट आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये आर एफ है पॉजिटिव, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। अगर मुझे इन्हें कैंसिल आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ -1, ठीक है, ताकि ये फिगर्स आपस में कैंसिल आउट हो सकें, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो इक्वेशन 2 है उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ विद -1, ठीक है। क्या आएगा मेरे पास, देखो 19.8 आर एफ प्लस 1.2 आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। दिस इज़ योर इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, -17.1 माइनस आर एफ माइनस 0.9 आर एम माइनस आर एफ, दिस इज़ योर इक्वेशन 2, ठीक है। अब आप देखो आर एफ माइनस आर एफ कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी के फिगर्स हम निकाल लेते हैं। 19.8 माइनस 17.1 कम्स आउट टू 2.7 इज इक्वल्स टू व्हाट 1.2 माइनस 0.9 कम्स आउट टू 0.3 आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। अब आप देखो 2.7 डिवाइड में चला जाएगा 0.3, ठीक है। इसको हटा देते हैं, कितना आ रहा है आर एम माइनस आर एफ, सॉरी आर एम माइनस आर एफ क्या निकल के आ रहा है हमारे पास 2.7 डिवाइडेड बाय 0.3 कम्स आउट टू 9%, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास निकल के आया है आर एम माइनस आर एफ, ये फिगर हमें पुट करनी पड़ेगी इन एनी ऑफ द इक्वेशन और हमारे पास आर एफ का अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसे हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, 9.8 इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस 1.2 इंटू आर एम माइनस आर एफ का तो फिगर हमारे पास आ गया है 9%, ठीक है। ये ले लेते हैं, चलिए इसको 9 ही लिख लो वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 9 आ गया,
अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, कितना आएगा 19.8 इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस 1.2 इंटू 9, कितना आ रहा है 10.8। ठीक है, ये 10.8 अब इधर लेके जाओगे तो माइनस में जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 9% इज इक्वल्स टू आर एफ। ठीक है, अब आर एफ आपके पास आ गया 9%, यानी रिस्क फ्री रिटर्न इज़ 9%, और आर एम माइनस आर एफ क्या था 9%, यानी कि आर एम कितना हो जाएगा आर एम माइनस 9% इज इक्वल्स टू 9%, यानी कि आर एम हो जाएगा हमारे पास 18%, राइट। ठीक है, अब आपके पास आर एफ भी आ गया, आर एम भी आ गया। ठीक है, अब सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन प्रेजेंट हो जाएगी क्या दोनों ही सिक्योरिटीज़ के लिए? आंसर इज यस। ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा, यही दोनों चीज़ें चाहिए थी, निकाल दी हमने। ठीक है ना, चलिए एक बार फटाफट से मैं सॉल्यूशन से मैच करा देती हूँ, सो दैट पता चले हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दी हो। क्वेश्चन नंबर 20, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, आंसर ठीक है। चलिए, सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन के लिए इन्होंने क्या किया, CAPM वाला फॉर्मूला ही होता है ऑफकोर्स। इन्होंने लिखा, इक्वेशंस बनाई, सॉल्व की, आपके पास आर एम माइनस आर एफ आ गया, आर एफ आ गया, सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन इन्होंने प्रेजेंट कर दी। ठीक है, अमाउंट पुट करके आर एम माइनस आर एफ का एंड आर एफ का, सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन जो हमें प्रेजेंट करनी थी वो हमने कर दी। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को ईजी सा छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आप। A Limited has an expected return of 22% and standard deviation of 40%. ठीक है, B Limited has an expected return of 24%, standard deviation of 38%. अब आप पहले काम करो, डेटा बहुत सारा दिया हुआ है तो इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं साइड में। देखिए, आपको बोला है देयर इज सिक्योरिटी A एंड B, A का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है 22% का, B का दिया है आपको 24% का। ठीक है, और क्या दिया है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है A का 40% और B का दिया है आपको 38%। आपको बीटा भी दिया हुआ है ऑफ A एंड B। ठीक है, बीटा बताया है, कितना बताया 0.86 एंड 1.24। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ A एंड B, यानी आपको इन दोनों के बीच में कोरिलेशन बताया है ऑफ 0.72, राइट। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट रिटर्न इज़ 20%, यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट भी मेंशन करके दे दिया इन्होंने 20%। अब देखो इन्होंने पूछा क्या है, इज़ इन्वेस्टिंग इन B लिमिटेड बेटर देन इन्वेस्टिंग इन A लिमिटेड। ठीक है, पहला सवाल तो इनका ये है। अब आप देखो इन दोनों को आराम से देखना, इन्वेस्टमेंट किस में बेटर है, ये चीज़ डिसाइड करना किस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो। देखो रिटर्न क्या है, B का ज़्यादा है A से। ठीक है, तो ऑफकोर्स B बेटर है, लेकिन सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेस पे तो हम ये चीज़ नहीं बोल सकते, यानी कि हमें रिस्क भी देखना चाहिए, रिस्क एंड रिटर्न दोनों चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। अगर हम एक सिक्योरिटी को बेटर बता रहे हैं तो हमें जो रिस्क है और जो रिटर्न है वो दोनों चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, यानी हमें रिस्क भी देखना पड़ेगा। रिटर्न के हिसाब से तो B बेटर लग ही रहा है। रिस्क देखो 40% है A का, 38% है B का, यानी कि रिस्क भी कम है ऑफ द सिक्योरिटी B, तो ऑफ कोर्स इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी B। ठीक है ना, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, इफ़ यू इन्वेस्ट 30% इन B लिमिटेड एंड 70% इन A लिमिटेड, what is your expected rate of return and portfolio standard deviation। अब ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, आपको वेट्स दे दिए गए हैं, आपसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर दी पोर्टफोलियो पूछा है। आपको पता है कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर पोर्टफोलियो के लिए निकालना है दिस मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करके निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। और स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दी पोर्टफोलियो है अगर, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ द पोर्टफोलियो, फॉर्मूला हमें पता है, दो सिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, हम पुट करेंगे उसमें वैल्यूज, सारी वैल्यूज़ तो हमें दे दी इन्होंने, वेट बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, जिससे कि हम वेरिएंस पे पहुंच जाएंगे। कोरिलेशन इन्होंने ऑलरेडी दे दिया,
निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट। पॉइंट इज, ध्यान देने वाली बात है, 30% इन बी एंड 70% इन ए लिखा है, ठीक है। ऐसे आप अब पढ़ने में गलती कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार ही रीड करोगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको 30% इन ए कंसिडर कर सकते हो, 70% इन बी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से पढ़ना। जब भी आपको दो सिक्योरिटीज़ का डेटा कुछ इस तरीके से गिवन होता है ना, इस तरीके से कि लाइन से चीज़ें लिख दी इन्होंने, बस ये स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब ये लिख के देते हैं तो आपको डेटा बेटर रहेगा कि आप उसे इस तरीके से प्रेजेंट कर लें अपना आंसर स्टार्ट करने से पहले, यानी आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और इस तरीके से लिखते जाएं, ठीक है। बहुत आप लोगों को ये चीज़ बेनिफिशियल लगेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, आप देखोगे ना जैसे कि ए के अंडर क्या लिखना है वेट, जब आप यहाँ पे वेट मेंशन करोगे आप देखोगे कि ए के अंडर वेट क्या लिखना है, तो आपका ध्यान जाएगा कि यहाँ पे बी लिमिटेड लिखा हुआ है, ए लिमिटेड के आगे तो 70% लिखा है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही एक बार रीड करके छोड़ दोगे, ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे अपने लिए, ठीक है, ये ऑफकोर्स ये इन्फॉर्मेशन आप एग्जामिनर के लिए तो प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसको तो क्वेश्चन पता है, वो देख लेगा अपने आप उसके लिए नहीं प्रेजेंट करते। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने लिए लिखते हो, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा होगा, आप ऐसे ही पढ़ लोगे, तो जब आप फॉर्मूला में पुट कर रहे होगे आप वेट ऑफ इट 30% ही कंसिडर कर लोगे। बहुत ही हाई चांसेस हैं इस चीज़ के, ठीक है। ऐसी गलती ना हो, तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो ना, पढ़ते पढ़ते कुछ इन्फॉर्मेशन अपने लिए भी लिखा करो, ठीक है, सो दैट आपको देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं क्वेश्चन के अंदर, वो बार बार आपको क्वेश्चन पूरा ना पढ़ना पड़े, आपके पास इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में सारी की सारी मेंशन हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ वेट्स थे जो इन्होंने शफल कर रखे थे, वो हम देख लेंगे एंड पुट करेंगे इन दी फॉर्मूला, हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में देखो इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मार्केट पोर्टफोलियोज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच इज़ द रिस्क फ्री रेट। पूछा क्या है, रिस्क फ्री रेट, ठीक है, यानी समझ में आ रहा है CAPM ही लगाना पड़ेगा, राइट। देखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पूछा है मार्केट पोर्टफोलियो का, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं पूछा ऑफ दी सिक्योरिटी, आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर दी मार्केट पोर्टफोलियो। क्या होता है ये, RM, ठीक है। अब तो बिल्कुल ही श्योरिटी हो गई कि CAPM ही लगेगा। पॉइंट क्या है, आपको बोला है RF निकालो, RM निकालो। आप देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए हुए थे क्या दोनों के, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए हुए थे, बीटा भी दिया हुआ था, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखना एक बार, जो अभी आप करके आए हो सॉल्व, वो क्वेश्चन देखो, क्या उसमें भी आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ही दिया था, क्या उसमें भी आपको बीटा दिया हुआ था, और आपको RM माइनस RF निकालना, आपने RF निकाला आपने इक्वेशन बना के, यानी कि सेम चीज़ ही आपको इस क्वेश्चन में भी करनी है, ठीक है। RM एंड RF निकल के आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, व्हाट इज़ द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इफ़ A's वेट इज़ 70%, B's वेट इज़ 30%, ठीक है। अब आपको वेट सीधे सीधे दे दिए इन्होंने और बोला बीटा बता दो ऑफ द पोर्टफोलियो। बीटा जब हमें इंडिविजुअली पता है तो हमें सिंपल क्या करना है, वेटेड एवरेज करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन मुश्किल था क्या, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज याद हैं तो समझ में आते हैं, हो गया होगा सॉल्व, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर 21। देखिए बोला क्या इन्होंने, फर्स्ट पार्ट में पूछा था कौन सी सिक्योरिटी बेटर है, तो इन्होंने लिखा ए का रिटर्न कम है, रिस्क ज़्यादा है, बी का जो रिटर्न था वो ज़्यादा था, रिस्क कम था, इसलिए बी में इन्वेस्ट करना बेटर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने आपसे क्या पूछा था, एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा था ऑफ दी पोर्टफोलियो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दी पोर्टफोलियो, वेटेड एवरेज करके इन्होंने रिटर्न बता दिया, फॉर्मूला जो होता है ऑफ दी कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो वो लगा के इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया। थर्ड पार्ट में जैसे हमने लास्ट पार्ट में सॉल्व किया था इक्वेशन बना के, RM माइनस RF निकाला पहले, फिर RF निकाला, सेम चीज़ कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्टली इन्होंने बीटा पूछा था ऑफ दी पोर्टफोलियो, वेट आपको दे दिया था, वेटेड एवरेज करना था, वेटेड एवरेज करके आपके पास बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 में? XYZ Limited has substantial cash flow and until the surplus funds are utilized to meet the future capital expenditure likely to happen after several months are invested in a portfolio of short-term equity investments, details for which are given below। ठीक है, फालतू की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, सिंपल आपको ये देखना है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। ठीक है, 4 जगह इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिया है, बीटा दिया है, मार्केट प्राइस बताया है पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड आपको दिया हुआ है। ठीक है, द करंट मार्केट रिटर्न इज 19%, रिस्क फ्री रिटर्न इज 11%, यानी आपको RM बताया है, RF बताया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिस्क ऑफ XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट, यानी कि आपको क्या करना है, जो रिस्क है XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रिलेटिव टू दैट ऑफ मार्केट, यानी कि सिंपली आपको क्या करना होता है, बीटा के बारे में बात हो रही है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो को कंपेयर करना है विद द मार्केट बीटा। ठीक है, उसके साथ आपको कंपेयर करना है और आपको बताना पड़ेगा जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी इस बारे में। ठीक है, कैसे पता चला कि बीटा के बारे में बात हो रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात नहीं हो रही, सिंपल आपको लिख के दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट द रिस्क ऑफ XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट। ठीक है, दिस मीन्स बीटा के बारे में बात हो रही है, आपको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा, बीटा जो मार्केट में एक्चुअली प्रिवेल कर रहा है वो निकालना पड़ेगा, आपको कंपेयर करके बताना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे निकालोगे बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, बताना ज़रा। सभी इन्वेस्टमेंट्स का इंडिविजुअल बीटा आपको दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स दिए हैं, मार्केट प्राइस दिया है, नंबर ऑफ़ शेयर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे विद द मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल के आएगा। ठीक है, वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसकी हेल्प से क्या आप वेट निकाल सकते हो, आंसर इज़ यस। टोटल करोगे इंडिविजुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन्वेस्टमेंट का वेट निकाल लोगे। बीटा इंडिविजुअली तो आपको सबके पता ही है, वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट। और क्या करना है हमें, मार्केट बीटा से कंपैरिजन करना है। अब मार्केट बीटा कैसे निकालोगे, देखो आपको RM दिया हुआ है, RF दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसकी हेल्प से क्या हो सकता है, हमारे पास बीटा निकल के आएगा, विच इज़ वॉट, द बीटा दैट विल प्रिवेल इन द मार्केट। ठीक है, ये तो क्या है, एक्चुअली में जो बीटा है ऑफ द पोर्टफोलियो वो निकल के आएगा ना। अगर हम वेटेड एवरेज करेंगे इस बीटा का तो हमें पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज बीटा है, यानी कि पोर्टफोलियो बीटा है, ठीक है, एक्चुअल में। बट मार्केट के हिसाब से कितना बीटा होना चाहिए वो कैसे निकालोगे आप, एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेस पे। ठीक है, अब आप देखो आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है क्या, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है ऑन ऑल दीज शेयर्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दी पोर्टफोलियो निकाल सकते हो, इससे कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज करके। ठीक है, वेट्स ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, आप वेटेड एवरेज करके आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दी पोर्टफोलियो। ठीक है, CAPM के फॉर्मूला के लिए आपके पास RF है, बीटा है नहीं, क्योंकि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो ही तो हमें कैलकुलेट करना है ना, जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा होगा। ठीक है, RM माइनस RF करना है, RM पता है हमें, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। यानी कि सिंपली आपको क्या करना है, आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर दी पोर्टफोलियो। फॉर दी पोर्टफोलियो के लिए हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज करते हैं, RF पता है, RM पता है, बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो ही निकालना है, फॉर्मूला में सारी चीज़ें पुट करेंगे, बीटा फॉर दी पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा, जो कि मार्केट में एक्चुअली में प्रिवेल करना चाहिए, बट जो एक्चुअल में है वो हम ऑलरेडी वेटेड एवरेज करके इन बीटास का निकाल चुके। अब फिर उन्हें कंपेयर करेंगे और बता देंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा, वेदर XYZ शुड चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। ठीक है, अब ये किस बेस पे बताओगे, ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेस पे ही बताओगे कि उसे कंपोजिशन चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, फटाफट से सॉल्यूशन से एक बार देख लो क्या ऑब्जर्वेशंस किस तरीके से मेंशन करनी है। देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर अचीव हो रहा होगा तो आप बोलोगे कि ठीक है इन्वेस्टमेंट आपको चेंज नहीं करनी चाहिए, नहीं हो रहा होगा तो आप बोलोगे ठीक है चेंज कर लो। सिंपल क्या करेंगे, इंडिविजुअली सभी के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न
निकालेंगे, जो आ रहा है एक्चुअल रिटर्न निकालेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इट इज़ 22। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मार्केट वैल्यू निकाली, वेट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, बीटा से मल्टीप्लाई किया वेट को, पता क्या चल जाएगा, वेटेड एवरेज बीटा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो। CAPM के फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, ठीक है, सब हमने पुट किया, हमारे पास बीटा निकल के आया जो कि मार्केट के हिसाब से होना चाहिए 1.42। एक्चुअली में पोर्टफोलियो का बीटा जब हमने निकाला था वो आ रहा है 1.46। ठीक है, ये जो वेटेड एवरेज करके आ रहा है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, पोर्टफोलियो क्या है, मार्जिनली रिस्की है एज़ कम्पेयर टू दी मार्केट। मार्केट में जो प्रिवेल कर रहा है बीटा इट इज़ लेस, बट इस जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, ज़्यादा चेंज होता है इन रिस्पेक्ट टू द मार्केट। नाउ सेकेंडली आपसे क्या पूछा था, आपको जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है उसकी कॉम्पोजिशन चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि आपको देखना चाहिए कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। द डिसीजन रिगार्डिंग चेंज ऑफ कंपोजिशन मे बी टेकन बाय कंपेयरिंग द डिविडेंड यील्ड एज गिवन एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आप निकाल लोगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न CAPM के हिसाब से इन्होंने निकाला। ठीक है, कितना आ रहा है 20.28, इसके लिए कितना आ रहा है 29.24, यानी सारे फार्मूलाज इन्होंने सिंपली क्या किया मैं बता देती हूँ आपको। बीटा आपको इंडिविजुअली सभी का पता है, RM माइनस RF करना है। ठीक है, RM भी पता है, RF भी पता है, सब कुछ पता है। ठीक है, CAPM के फॉर्मूला में हमें सारी डिटेल्स पता है। ठीक है, सभी शेयर्स के लिए सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी। RF एंड RM तो सभी के लिए सेम ही रहता है, बीटा सभी का दिया हुआ था। हमने निकाला एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, और जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड आ रहा था जो ऑलरेडी आपको गिवन था वो उन्होंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने सिंपली आपको मेंशन करके दे दिया है कि जहाँ पे भी आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है एज पर CAPM वो आ रहा है ज़्यादा। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था वो कम है, जहाँ पे भी वो क्या है, आपका जो ये डिफरेंस आ रहा है ना वो नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि देखो आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड क्या है एक्चुअली में, जो डिविडेंड यील्ड इज़ व्हाट, जो डिविडेंड हमें रिसीव हो रहा होगा ऑन दी मार्केट प्राइस। ठीक है, एक्चुअली में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो आएंगी एज पर CAPM मार्केट के हिसाब से। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड जो दिया हुआ है वो आपको शेयर के हिसाब से दिया हुआ है। आप जो CAPM के फॉर्मूला से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे, ठीक है, फॉर दी शेयर, वो आप निकालोगे मार्केट के हिसाब से। एक्चुअली में क्या, इस बीटा वाले जो शेयर है, ये जो बीटा वाला शेयर है, मार्केट के हिसाब से इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए था। ठीक है, अब आप कंपेयर करोगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जहाँ पे भी आपको लगेगा कि CAPM के हिसाब से आपका ज़्यादा आ रहा है, आपका डिविडेंड यील्ड कम है, तो आप उन शेयर्स क्या हैं वो ओवर प्राइस शेयर्स होंगे, आपको उन्हें सेल कर देना चाहिए। और जहाँ पे भी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, उस शेयर्स में आपको ज़्यादातर इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी आपको और इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लानी चाहिए। तो इन्होंने सिंपली क्या बोला, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में जो हमारे पास डिविडेंड यील्ड है वो कम है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़्यादा हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ओवर प्राइस है और हमें इन्हें सेल कर देना चाहिए। हाउएवर इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है उससे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए उसका प्रोपोर्शन, यानी हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लेके आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इज़ ओवर। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट सिंपल आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट है अगर किसी भी क्वेश्चन में, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, प्लीज़ आप कनेक्ट कर लेना उधर, आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा है, कंपनी हैज़ अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन सेवरल डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। द कंपनी हैज़ एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़ टू इन्वेस्ट। द डिटेल्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर एज फॉलोज, यानी कि देखो आपको ABC के बारे में बीटा दिया हुआ है, 1 करोड़ रुपये इस पर्सन के पास है, इस कंपनी के पास है। ठीक है, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें से कि इसे चूज़ करना है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफ़ द कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड्स एंड एन इक्वल अमाउंट इन म्यूचुअल फंड CDE, व्हाट इज़ द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। यानी कि इन्होंने क्या किया, आपको वेटेज देने की कोशिश की है, यानी आपको वेट्स बताने की कोशिश किया है
और आपको पूछा है कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या आएगा। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने के लिए हमें तो पता है कि हमें वेटेड एवरेज ऑफ बीटा करना पड़ता है और हमारे पास बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकल के आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है पॉइंट, आपको जो वेट है वो दिया हुआ है 20% इन ईच ऑफ द फर्स्ट टू म्यूचुअल फंड, यानी कि 20% इन ए एंड 20% इन बी, यानी 40% तो आपको यहीं पे ख़त्म हो गया। आपको क्या बोला, सी डी एंड ई में इक्वल प्रोपोर्शन ये इन्वेस्ट कर रहा है, बचा कितना है 60%। 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें ये इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि 20% ही इन्वेस्ट करेगा बाकी की सिक्योरिटीज़ में भी। ठीक है, यानी कि सभी की जो वेटेज है वो कितनी है, 20% है। ठीक है, क्या आप बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल पाओगे? आप बहुत ईजी है, निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज ही तो करना है। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, इफ़ द कंपनी इन्वेस्ट 15% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन सी, यानी कि सी में लगा रहा है 15% लगा रहा है ए में, 10% इन ई, ठीक है, एंड द बैलेंस अमाउंट इन इक्वल इन अदर 2 म्यूचुअल फंड्स, यानी कि क्या कर रहा है, देखो 15 एंड 15 इज़ 30 एंड 10 इज़ 40। ठीक है, बचा कितना 60%, यानी 30% इन्वेस्ट कर रहा है इन बी एंड डी। आपको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो बताना है। जब आपको वेटेज समझ में आ गई कि क्या है, तो क्या आप बीटा निकाल पाओगे? आंसर इज़ यस। ठीक है, सिंपल वेटेड एवरेज करना है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि हो सकता था पूछने के लिए। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने आपसे, इफ़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज़ 12% एट अ बीटा फैक्टर ऑफ 1, यानी कि अगर आपको बोला है कि रिटर्न इन द मार्केट इज़ 12%, तो ऑफकोर्स बीटा ऑफ द मार्केट तो 1 ही होता है, ये तो हमें नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता होता। रिटर्न इन दी मार्केट कितना है, 12% का। आपको बताना है व्हाट विल बी दी पोर्टफोलियोज एक्सपेक्टेड रिटर्न इन बोथ द सिचुएशंस गिवन अबव। कौन सी सिचुएशंस जिसमें कि वेटेज इक्वल थी इन ऑल दीज, यानी 20% ही आ रही थी, और ये जो सेकंड केस में अलग अलग आपकी वेटेज आ रही थी, उस हिसाब से आपको बताना है कि क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए ऑफ दी पोर्टफोलियो। ठीक है, अब आप देखो इसमें आरएफ दिया होता या आरएफ निकालने का डेटा दिया होता तो हम निकाल लेते, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो की हेल्प से निकाल लेते कि क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए। बट ऐसे इसमें कुछ भी डेटा नहीं दिया, सिंपल इन्होंने क्या बोला, बीटा 1 पे रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है इज़ 12%। ठीक है, बीटा 1 पे रेट जो एक्सपेक्टेड है वो है 12%। तो ऑफ कोर्स आप इधर भी बीटा निकाल चुके हो ऑफ द पोर्टफोलियो, और सेकंड केस में भी आप बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल चुके हो, तो आप सिंपल यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको सिंपली क्या करना है, देखो मान लीजिए यहाँ पे आपका बीटा आ रहा है 2। ठीक है, फर्स्ट केस में आपका बीटा आ रहा है 2, कैलकुलेट करके नहीं बोल रही हूँ, अजम्पशन है, बीटा आ रहा है आपका 2 इन दी फर्स्ट केस। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका बीटा जब 1 है तो रेट ऑफ रिटर्न है 12%, अगर बीटा 2 हो गया तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 24। ठीक है, यानी आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो को विद द बीटा जो भी आपका आ रहा था इन फर्स्ट एंड सेकेंड केस, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से एक बार सॉल्यूशन दिखा देती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरीके से इसे प्रेजेंट करेंगे। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 23। देखिए वेटेज पता चल गई थी। ठीक है, 20 लाख आप सभी में इन्वेस्ट कर रहे थे, इतना लंबा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 20% इन ईच आपको इन्वेस्ट करना है। आप सिंपली एक लाइन में लिख के आओ, कैसे लिखोगे, 1.6 इंटू 20% प्लस व्हाट इट इज़ 1 इंटू 20%, इस तरीके से आप लिख के आओ, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल के आ जाओ। ठीक है, ये इतनी लंबी टेबल बनाने की, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस में भी वेटेज आपको निकल के आ गई थी बी एंड डी की, बाकी आपको दी हुई थी। ठीक है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप क्या कीजिए 1.6 इंटू 15% प्लस 10 इंटू 30% करके आप सारी चीज़ें सॉल्व करके आइए। ठीक है, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिंपली थर्ड पार्ट में मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है किस चीज़ से, जो भी आपका बीटा आ रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आ रहा था 1.335। ठीक है, बीटा 1 पे रिटर्न इज 12%, 1.335 पे कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1.335 निकल के आ गया 16.02। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में
आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, सपोज दैट इकोनॉमी ए इज ग्रोइंग रैपिडली and you are managing a global equity fund and so far you have invested only in developed country stock। यानी कि इसमें आपको सिंपली बताया हुआ है इकोनॉमी ए के बारे में जो कि रैपिडली ग्रो कर रही है, आप मैनेज कर रहे हो ग्लोबल इक्विटी फंड्स, लेकिन अभी तक आप सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उसी में इन्वेस्ट कर रहे थे। नाउ दिस इकोनॉमी इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिसाइड टू ऐड स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए टू योर पोर्टफोलियो, यानी कि आप अभी तक तो डेवलप कंट्रीज़ में ही इन्वेस्ट कर रहे थे, डेवलपिंग में नहीं कर रहे थे, बट अब ये इकोनॉमी ए है, आपको डिसाइड करना है कि आप ये जो स्टॉक्स हैं ऑफ द इकोनॉमी ए ये आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। द टेबल बिलो शोज़ द एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ इकोनॉमी ए एंड जो डेवलप कंट्री स्टॉक्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको बताया है कि डेवलप कंट्री के में कितना होता है और एक स्टॉक्स हैं इकोनॉमी ए के उसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है रिस्क, 16% का रिस्क है डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए में जो आपका रिस्क है इट इज़ 30%। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताया है इन दोनों के बीच में, इट इज़ 0.30। अज्यूमिंग द रिस्क फ्री रेट आपको दे दिया है 3% का। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड यू एलोकेट टू स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए इफ़ you want to increase the expected rate of return of your portfolio by 0.5%। यानी कि आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो, यानी आपसे वेट पूछा है क्या, आंसर इज यस। क्या करना चाहता है वो अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाना चाहता है 0.5% से, ठीक है। अभी उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, जब आप अभी इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कितना होगा, 10% का, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, ठीक है। अब वो 10% को बढ़ा के कितना करना चाहता है, 10.5 करना चाहता है, यही करना चाहता है ना। आपसे क्या पूछ रहा है वो कि कितना एलोकेशन होना चाहिए ऑफ दी स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए सो दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ के कितना हो जाए, 10.5 हो जाए, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, दोनों की वेटेज का सम कितना होना चाहिए। देखिए, वेट इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को ले लो, वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी मिला के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और आप देखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाना चाहिए, 10.5। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो होगा ये किसका होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। दोबारा पढ़ लो, साफ साफ लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो, यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी किसका होगा, पोर्टफोलियो का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालते थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी, यही करते थे हम, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए हमें पता है 10, वेट ऑफ ए हमें नहीं पता, प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी भी हमें पता है 15, वेट ऑफ बी हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि वेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस वेट ऑफ, राइट, इट इज़ इक्वल टू 10.5। सॉल्व करो, आपके पास वेट ऑफ ए निकल के आ जाएगा। क्या आएगा देखो, 10.5 इज इक्वल्स टू 10 वेट ऑफ ए प्लस 15 प्लस माइनस 15 वेट ऑफ ए, राइट। अब आप देखो 15 को इधर ले जाओ, कितना आएगा, 10.5 माइनस 15 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, -5 वेट ऑफ ए। ये कितना हो जाएगा, 4.5 माइनस का यहाँ पे क्या है, ठीक है, कैंसिल आउट करोगे आप, ठीक है। कितना आएगा, 4.5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ए। अब देखो 4.5 डिवाइड बाई 5 कम्स आउट टू 0.9 इज़ वेट ऑफ ए, यानी कि आपको 90% इन्वेस्ट करना चाहिए इन ए इन 10% इन्वेस्ट करना चाहिए इन बी। बी क्या था हमारे पास, स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए, वही चीज़ हमसे इन्होंने पूछी थी कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए इन स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए, यानी हमें 10% जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए इन इकोनॉमी ए सो दैट आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ के हो जाएगा 10.5, ठीक है।
Next, what will be the standard deviation of your portfolio assuming that stocks of economy A are included in the portfolio as calculated above? यानी जो आपने यहाँ पे परसेंटेज निकाल दी 90% ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% ऑफ इकोनॉमी ए, ठीक है, उस हिसाब से ही आप अगर देखोगे तो आप बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो क्या रहेगा. वेट पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअली पता है, फॉर्मूला पता है, आर भी दिया हुआ है, ठीक है, निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो. लास्टली इन्होंने आपसे क्या पूछा है, ऑल्सो शो हाउ वेल द फंड विल बी कंपनसेटेड फॉर द रिस्क अंडरटेकन ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए इन द पोर्टफोलियो कंपेयरिंग विद द इन्वेस्टमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज स्टॉक्स ओनली. ठीक है, यानी कि देखो आप क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन दी स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए, ठीक है, जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है. ठीक है, आप अभी तक क्या करते थे, डेवलप्ड कंट्रीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे. ऑफ कोर्स आपका रिस्क वहाँ पे कम होता होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा इकोनॉमी ए में. ये आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता है कि किस तरीके से जो रिस्क आप इंक्लूड कर रहे हो विद द इंक्लूजन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए, किस तरीके से वो चीज़ कंपनसेट हो रही है. रिस्क कंपनसेट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है विच इज़ रिटर्न. ठीक है, रिस्क कंपनसेट करने का एक ही तरीका है रिटर्न. ठीक है, यानी आपको क्या करना है, रिटर्न के रिस्क के रिस्पेक्ट में आपको रिटर्न देखना है कि कितना हो रहा है पहले जब वो सिर्फ डेवलप्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था, डेवलप कंट्री के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था, और अब कितना जो रिस्क है उस हिसाब से कितना आपको रिटर्न हो रहा है जब वो इकोनॉमी ए में भी इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, आप देखो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल लिया है, आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दिया हुआ है. हम सिंपली रिस्क के हिसाब से कितना रिटर्न हो रहा है वो आपको निकाल के बता सकते थे. ठीक है, रिस्क के हिसाब से, रिस्क इज़ व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से कितना हमें रिटर्न मिल रहा है, हम उस हिसाब से आपको बता सकते थे कि कितना कंपनसेट हो रहा है हमारा जो रिस्क है वाइल इंक्लूडिंग दी स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी, किस तरीके से कंपनसेट हो रहा है वो चीज़ हम बता पाते. ठीक है, रिस्क के रिस्पेक्ट में कितना रिटर्न हो रहा है ये चीज़ कैलकुलेट करके हम बता सकते थे नॉर्मली. बट क्वेश्चन में आपको आरएफ भी दिया हुआ है, और मैंने आपको ये चीज़ पहले भी मेंशन करके बताई हुई है कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आईसीआई ने कुछ ना कुछ तो उसकी इंटरप्रिटेशन ली होगी. क्वेश्चन को जब सॉल्व किया होगा आईसीआई ने तो उसमें ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की ही होगी, कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज़ उन्होंने की ही होगी वो इन्फॉर्मेशन. तो आपको भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उसको फालतू ना समझें, उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें. ठीक है, आप देखो आपसे क्या पूछा था, किस तरीके से रिस्क के रिस्पेक्ट में रिटर्न कंपनसेट हो रहा है, यानी आपको क्या निकालना है, रिस्क के रिस्पेक्ट में रिटर्न. ठीक है, अब आप देखो ये फॉर्मूला आपको कहीं देखा देखा सा लग रहा होगा. ठीक है, बस इसमें एक ही चीज़ मिसिंग है विच इज़ रिस्क फ्री रिटर्न. ठीक है, अब आप देख लो, दिस इज़ दी फॉर्मूला फॉर दी शार्पी रेशियो. ठीक है, रिस्क के रिस्पेक्ट में कितना रिटर्न हो रहा है एक्सेप्ट फॉर दी रिस्क फ्री रिटर्न, यही होता था शार्पी रेशियो में. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन तो पूछा है कि किस हिसाब से हो रहा है रिस्क का, और रिस्क का कंपनसेशन रिटर्न से ही होता है. ठीक है, हम सिंपली निकाल सकते थे, बट क्वेश्चन में आरएफ दिया हुआ है तो हमें उसका यूटिलाइजेशन तो करना पड़ेगा, और उसको यूज़ करेंगे तो समझ में आ रहा है कि शार्पी रेशियो के बारे में ही बात हो रही है. ठीक है, आई होप आप लोगों को अब ये चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, ये चीज़ डिटरमाइन करने में कि एक्चुअली में क्वेश्चन में शार्पी रेशियो क्यों यूज़ किया है. ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सिंपली इन्होंने क्या किया, वेटेज निकाली, यहाँ पे आपको वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल के बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया. ठीक है, शार्पी रेशियो के बारे में बात की. ठीक है, पहले क्या था, जब वो सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ में लगाता था, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था, तो 0.437 का था शार्पी रेशियो. शार्पी रेशियो हो गया है इंक्रीज़. शार्पी रेशियो में मैंने क्या कहा था, हायर द बेटर. तो हायर कब है, जब इंक्लूड हो गया है द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए, यानी शार्पी रेशियो इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है, यानी कि एक्चुअली में रिस्क कंपनसेट ज़्यादा हो रहा है. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, मिस्टर फेडर वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन अमाउंट ऑफ ₹520 lakhs and had approached his portfolio manager. The portfolio manager has advised Mr. Fedder to invest in the following manner. यानी उसने क्या किया, पर्सन है मिस्टर फेडर, उनके पास पैसे हैं, वो अपने पोर्टफोलियो मैनेजर के पास गए, उसने बताया कि आप इतना अमाउंट, ये सारी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, इनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बताया है, बीटा दिया हुआ है। पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज मिस्टर फेडअप इन रिगार्ड टू दी फॉलोइंग यूजिंग दी CAPM मेथडोलॉजी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दी पोर्टफोलियो इफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर एट 8%, यानी दिस इज व्हाट RF, द निफ्टी इज यील्डिंग एट 10% मीन्स दिस इज RM। निफ्टी इज व्हाट, मार्केट, निफ्टी इज मार्केट। तो क्या दिया आपको, RM दिया है, RF दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी पोर्टफोलियो आपको बताना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी पोर्टफोलियो अगर CAPM के फॉर्मूला से निकालना है तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है एक्सेप्ट फॉर दी बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा, वेट निकालेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे बीटास का, बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी पोर्टफोलियो निकालने के लिए CAPM के फॉर्मूला में बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो पुट कर देंगे, RM पुट कर देंगे, RF पुट कर देंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा। इससे इजी कुछ नहीं पूछ सकते थे। चलिए, एडवाइजिबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विद निफ्टी, ठीक है। सिक्योरिटी बेटर को वो कह रहा है कि आप रिप्लेस कर दीजिए विद निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का जो रिटर्न है इट इज़ 10%, ठीक है। बेटर का रिटर्न तो नहीं दिया हुआ, आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है सिक्योरिटी बेटर के बारे में, विच इज़ कि उसका बीटा 1 है, ठीक है। बेटर जो सिक्योरिटी है उसका बीटा है 1। आपको ये चीज़ पता है कि मार्केट का बीटा भी क्या होता है, 1 होता है। दिस मीन्स कि आप अगर उसे रिप्लेस कर भी दोगे तो एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस हिसाब से मार्केट चेंज हो रही होगी उसी हिसाब से आपका शेयर भी चेंज हो रहा होगा, राइट। यानी कि आपको सिंपली यही लिख के आना है कि क्योंकि बेटर का भी जो बीटा है वो 1 है, मार्केट का भी बीटा 1 है, तो एज सच रिप्लेसमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फटाफट से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या किया इन्होंने, सभी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, उसको वेटेड एवरेज किया, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न बता दिया, इट इज़ 10.208, ठीक है। इतना लंबा करने की तो हमें पता है ज़रूरत ही नहीं है, बीटा आपको दिया हुआ है, वेट आपको निकालना ही है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी एक्स्ट्रा करके क्यों निकालें, ठीक है। सिंपली बीटा का ही वेटेड एवरेज करके बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं और CAPM के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि CAPM का यूज़ करके निकालो, ठीक है। तो उसका ये 2 इंटरप्रिटेशन निकल सकते थे ऑफ कोर्स कि भाई आप इंडिविजुअली सभी का निकालो एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग दी CAPM, बट ठीक है, हमारे पास जब है एक आसान तरीका तो हम तो वही फॉलो करेंगे। अब तक भी क्वेश्चंस में यही कर रहे थे तो अब भी यही करेंगे, ठीक है। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बीटा आपको दिया हुआ है, वेटेड एवरेज आप कर लो उस बीटा का, CAPM के फॉर्मूला में पुट करो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा और आंसर सेम आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में इन्होंने लिखा है एज कंप्यूटेड अबव दी एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम बेटर इज 10%, ठीक है। ऑफकोर्स जब उसका बीटा 1 है वो मार्केट के हिसाब से ही चेंज हो रहा है, ठीक है। बेटर जो सिक्योरिटी है अगर वो मार्केट के हिसाब से ही चेंज हो रही है तो जो मार्केट से एक्सपेक्टेड होगा रिटर्न वही एक्सपेक्टेशंस बेटर से भी होंगी, तो एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट से हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। आज के लिए हमारा डिस्कशन इतना ही, ठीक है, क्योंकि आगे के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं वो नेक्स्ट पार्ट से ही डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है। एज ऑफ नाउ हमारा डिस्कशन इतना ही था आज के लिए। आपको अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। चलिए आज के लिए हमारा डिस्कशन इतना ही, कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।